बच्चों इस वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा लास्ट वीडियो में उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपने कूलॉम्स लॉ को पढ़ लिया होगा। लास्ट वीडियो आप मेरा देखे होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वेक्टर फॉर्म अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो एक्चुअल में कूलॉम्स लॉ है क्या वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं, या जो भी फार्मूला इसका हम लोग उसको डिराइव करने वाले हैं या प्रूव करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि कूलॉम्स लॉ आपको आना चाहिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म समझना है तो चलिए, मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए हमको करना क्या है, देखिए मैं लिख लिया हूँ सेंटेंस में ऑलरेडी ताकि आपका टाइम बचे। वी कंसीडर टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। हम लोग यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस लेंगे। ठीक है, देखिए कूलॉम्स लॉ जो था वो सभी के लिए था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो या दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम लोग अपने सुविधा के लिए दो पॉजिटिव चार्ज लिए हैं Q1 और Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना रखा है, r रखा है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए, दे रिपेल टू ईच अदर में लिखा हूं, क्यों? क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है तो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे। तो देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज Q1। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने r रखा है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि Q1 का Q2 के बीच डिस्टेंस कितना है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं R12। जैसे यहाँ पर F12 लिखे ना, वैसे R12 लिख दिए रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका अगर हम लोग वेक्टर निकालें, वेक्टर में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जैसे यहाँ पर F21 लिखे हैं वैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R21। यहाँ पर कैप लगा देते हैं, ये वेक्टर का सिंबल होता है। तो इस तरीके से आई होप आप डायग्राम को समझ लिए हैं। फिर से देख लीजिए, दो हमने चार्जेस लिया Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। Q1 के ऊपर Q2 की वजह से जो फोर्स है वो F12 है, और Q2 के ऊपर Q1 की वजह से जो फोर्स है वो F21 है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में क्या, कि अगर दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं तो उनके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो उसी बात को मैं लिखा हूँ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाई। तो दो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे दो निगेटिव चार्ज है, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, कूलाम ने बोला था कि जो लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम हमने चार्जेस को लिया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि F12 इज इक्वल्स टू F21 इज इक्वल्स टू, ये दोनों के लिए जो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये कूलॉम्स ने हमको बताया था कि दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ लेट R12 बी द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर कैप लगा लीजिए, पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2 एंड R21 फ्रॉम Q2 टू Q1। इसी को देखिए मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट किया था अभी, कि जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो R12 मतलब 1 का 2 से जो बीच का डिस्टेंस है, और यहाँ पर 2 का 1 के साथ जो बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जो फार्मूला लिखा वो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ था। अब उसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। जो हमने लिखा था फोर्स F12, हम लोग इसको क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में बच्चों लिखना है तो जो F12 के साथ जो दोनों के बीच का डिस्टेंस था यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखे थे हम लोग क्या, R12, तो बस इसके साथ आप ऐसे लगा दीजिए। तो यही फार्मूला क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, इसी को वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग निकालना चाहें F21 तो कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन F12 तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो F21 कितना हो जाएगा,
सेम टू सेम वही रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर जो लिख रहे थे इसको क्या लिखेंगे, R12 का कैप। तो इन दोनों फोर्सेस को वेक्टर के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देखो इसको, चलिए इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए यहाँ पर जो मैं डायग्राम बनाया था, डायग्राम में क्या था कि देखिए R12 का जो डायरेक्शन इधर है और R21 का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर सेम होगा, बस क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो अगर इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, फोर्स 1-2 जो होगा वो माइनस होगा फोर्स 2-1 के, ऐसे लिख सकते हैं। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस लगा देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स F2 है वो फोर्स 2-1 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमने सेम कर दिया, बस सामने साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था कि अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड में लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो वही तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज भी पहले चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। माइनस तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि वो जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो दो इक्वेशन आपको दिख रहा है बच्चों ना, यही कूलॉम्स जो लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि फोर्सेस को आप वेक्टर फॉर्म में राइट कर दीजिए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने ये दिखा दिया यहाँ पर कि जो कूलॉम्स लॉ है वो न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो कर सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस में भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, फ्रॉम अबव कूलॉम्स लॉ एग्रीज with न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस तरीके से जो है कूलॉम्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसी को हम लोग कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। बहुत इजी है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।